हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी। और आज डेट है 22 अगस्त 2020। आपके सामने लिखा हुआ है द हिंदू एडिटोरियल। बेसिकली हुआ क्या, आज इंडियन एक्सप्रेस में कोई भी इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिखा नहीं और जो इश्यूज अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो ही आर्टिकल्स रिपीट हो रहे थे, वो ही पॉइंट्स घुमा फिरा के बोले जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ नया करें, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स उठाएं जो अभी तक इंडियन एक्सप्रेस ने पिक नहीं किए, साथ में जो हिंदू ने पिक किए हुए थे और उनकी डिटेल अप्रोच अपन देखेंगे, जिसमें आपको फैक्ट्स भी पता पड़ेगी कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में, और साथ में उनका एनालिटिकल अप्रोच भी अपने डेवलप करने की मैं कोशिश करूँगा, जिससे कि अगर सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम आए तो उसमें आप इजीली अप्रोच कर पाओ। ठीक है, तो देखते हैं आज के कौन कौन से आर्टिकल्स है। देखिए 3 आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। एक तो अभी जो यूनियन कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। उसमें पूरे प्रोविजंस देखेंगे, क्या उसके एजेंसी की फंक्शनिंग होगी, किस तरीके से पूरा कौन कौन से एग्ज़ाम्स को वो कंडक्ट करवाएगी और क्या इसमें इश्यूज आएंगे या फिर क्या उनका फोकस होना चाहिए। कहने का मतलब एनालिटिकल और फैक्चुअल दोनों चीज़ें देखेंगे। साथ में जो सेकंड आर्टिकल है वो है ऑन सन्स ऑफ द सॉइल एंड जॉब्स। अभी रिसेंटली जो एमपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि वो स्टेट जॉब्स में 100% रिजर्वेशन रखेंगे, एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में जो लोकल लोग हैं, जो नेटिव हैं वहाँ के मध्य प्रदेश के, उनके लिए। तो उसमें क्या इश्यूज़ हैं, पहले क्या क्या इवेंट हो चुके हैं इस तरीके के, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फैक्ट और एनालिसिस दोनों चीज़ देखेंगे। ऐसे ही थर्ड आर्टिकल अपना कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया पीएम केयर्स फंड को लेकर के, उस वर्डिक्ट को एनालाइज करेंगे और क्या इश्यूज अभी उठ रहे हैं, क्या कंसर्न्स अभी भी कहीं ना कहीं रह रहे हैं, उनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। फैक्ट और एनालिसिस दोनों चीज़ें कवर करेंगे। एक छोटा सा कोट भी मैंने पिक किया है, तो आप देखो, द 2 मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। अगर टाइम, देखो समय बड़ा बलवान, ये चीज़ तो अपन सुनते आए हैं, पर धैर्य भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप आज किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हो सकता है आज आपने जो एफर्ट लगाया वो एडिक्वेट ना हो, बट आपने टाइम के साथ में कंटिन्यूटी रखी अपनी, ठीक है, तैयारी कंटिन्यू करते गए। तो जिस दिन जो मिनिमम या एडिक्वेट लेवल की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होगी आपके एग्ज़ाम को क्रैक होने की, जिस दिन आप वो एग्ज़ाम क्रैक करने के लेवल पे पहुंच जाओगे, उस दिन ऑटोमेटिकली आप क्रैक कर जाओगे और अपनी जो टारगेट है वो अचीव हो पाएंगे। सिमिलरली इस पूरे प्रोसेस में आपको पेशेंट होना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप कहीं पर भी हैस्टी कदम नहीं ले सकते, जल्दबाजी के कदम नहीं ले सकते। ओके, तो ये लिखा था, ये कोट है लियो टॉल्स्टॉय ने, ये रशियन फिलोसोफर थे, बहुत ही मतलब यूएसएसआर के टाइम पे, या अपन कहें गांधी जी के साथ में इनका बहुत अच्छा तालमेल था, ऑलमोस्ट वैसी सिमिलरिटीज थी इनकी थॉट प्रोसेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल अपना फर्स्ट, दैट इज अ लूजिंग प्रोपोजिशन ऑन सन्स ऑफ द सॉइल एंड जॉब्स। अभी क्या है, जो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि डोमिसाइल्स के लिए ही गवर्नमेंट जॉब्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल रहेगी मध्य प्रदेश में। तो ये एक कदम जो लिया गया है सन्स ऑफ सॉइल, मतलब नेटिविटी की तरफ आप जा रहे हो, नेटिविज्म कि लोकल लोगों के लिए आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो जॉब्स को सिक्योर करने के लिए। तो ये कोई यूनिक नहीं है, पहली बार नहीं हुआ, इसमें पहले भी बहुत बार हो चुका है। और जो मेन स्ट्रीमिंग और पार्टीज़ हैं वो नेटिविज्म की तरफ ज़्यादा फोकस रहती हैं, और वो भी इसमें भी क्या टारगेट रहता है कि कहीं ना कहीं अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसके बारे में अपन ने कल आर्टिकल भी डिस्कस किया था, कि जो 27% तक पहुंच चुका था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो अभी घट के 9% तक गवर्नमेंट डेटा बता रहा है। तो 9% भी है तो अपने आप में बहुत हाई लेवल पे है। प्रीवियसली एक रिपोर्ट भी थी, वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं की, बट उसकी क्या हुई, वो लीक हो गई रिपोर्ट। उसमें बताया था कि पिछले 45 ईयर्स के कंपैरिजन में इस टाइम का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि ये जो आप प्रॉमिस कर रहे हो अपने खुद के स्टेट के यूथ के साथ में कि हम आपके लिए ही जॉब रखेंगे, वो कहीं ना कहीं एक अंधकार वाला कदम है, क्योंकि जो मेन टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, ना कि एम्प्लॉयमेंट जो है उसके ऊपर आप राजनीति खेलो। अभी तक तो क्या था कि रीजनल पार्टीज ही इन इश्यूज पे ध्यान दिया करती थी, पर
अब जो नेशनल पार्टीज़ हैं लाइक बीजेपी, कांग्रेस, ये भी कहीं ना कहीं इस खेल को खेलना शुरू कर चुकी हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में जो ये गवर्नमेंट बीजेपी की अभी करंट, तो उनके इस कदम को कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है। सिमिलरली महाराष्ट्र में शिवसेना लेड जो गवर्नमेंट है, कोalition गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स को जो लोकल हैं उनके लिए रिजर्व करने की बात की जा रही है, तो वहाँ पर भी कांग्रेस सपोर्ट कर रही है शिवसेना को। तो कहने का मतलब अभी तक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, यहाँ पर बहुत से कोशिश की जा चुकी है कि हम कैसे भी करके डोमिसाइल एलिजिबिलिटी को ज़्यादा इम्पोज करें, जिससे कि जो भी जॉब सीकर्स हैं, स्टेट के नेटिव्स हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो ये एक अपने आप में एक आर्टिफिशियल बैरियर बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये आर्टिफिशियल बैरियर जो है वो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन और जो नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि एक तरफ अपन बात करते हैं नेशनलिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, इंडिया एज अ यूनिट, और दूसरी तरफ आप इस तरीके के कदम उठा रहे हो जो कि कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में है। तो नेशनल इंटीग्रेशन को इंश्योर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं मार्केट इंटीग्रेशन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे जीएसटी की बात आई, वन नेशन वन टैक्स की बात की गई थी, तो सिमिलर थिंग इज़ हियर कि अगर एक राजस्थान का बंदा जा कर के बिहार में कोई जॉब के लिए अप्लाई करे, और वो वहाँ पर अप्लाई करके जॉब अगर गेन करता है, तो एक इंटीग्रिटी ऑटोमेटिकली आ गई। सिमिलरली अभी रिसेंट आपने डेवलपमेंट्स देखे होंगे, एक जो बिहार पीएससी का एग्ज़ाम था, उसको टॉप करने वाला बंदा था छत्तीसगढ़ का, समझ रहे हो। तो ये अपने आप में नेशनैलिटी को शो करता है, जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे उनका टारगेट रहा था। ठीक है, एक बात सही है कि होता क्या है कि गवर्नमेंट जॉब्स जब देते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कंडक्ट करने के लिए, तो उसमें लोकल लैंग्वेज पे कमांड होनी ज़रूरी है। जैसे कि अब मैं बताऊं गुजरात में, तो गुजरात में गुजराती आपको अच्छे से आनी ज़रूरत है। राजस्थान में हो तो राजस्थान में आप हिंदी, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज अडॉप्ट कर रखी है तो हिंदी आनी चाहिए। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में तेलुगु हो जाती है। तो कहने का मतलब स्टेट की खुद की अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, जो रीजनल पर्टिकुलरिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जिनमें लैंग्वेज अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, तो वो तो देखो कहीं ना कहीं जो अपने डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को कंटेन करना और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करके आगे चलना होता है। पर आप इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो जिनके अंदर दूसरी स्टेट का लड़का या स्टेट का जो एस्पिरेंट है वो आकर के अगर एग्ज़ाम देता है तो उस पर आप कंट्रोल करते हो। हमारे यहाँ पर अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी किए हुए हैं कि जो एथनिक पीपल हैं, जो नेटिव लोग हैं, उनकी कल्चरल राइट्स को कैसे भी प्रिजर्व किया जाए। जैसे कि ट्राइबल एरियाज में एक नॉर्मल मूवमेंट अलाउ नहीं है, वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारी जो रिमार्केबल डाइवर्सिटी है उसको भी तो मैनेज करना है। बट ये जो कदम है जो अभी आपने एग्ज़ाम को लेकर के या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के उनको लेकर के किया है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हो, पब्लिक अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हो। बिकॉज द रियल चैलेंज इज जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण बना हुआ है सरकारों के लिए। बट यूथ को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर राइटर के अकॉर्डिंग। साथ में अगर माइग्रेंट्स की बात करें तो देखो, अगर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी गैप देखे गए हैं स्किल और प्रेफरेंसेस बेसिस पे, कि मान लो आज गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, यहाँ पर और कर्नाटका में स्पेसिफिकली अपन बात करें, सिटीज़ की बात करें, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, ठीक है, गांधीनगर, यहाँ पर जो कंपनियों ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो तो टारगेट यही करेंगे ना कि यहाँ पर हम स्किल्ड लेबर को एक्वायर करें। और दूसरी उनकी प्रेफरेंस होती है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनको क्या क्या चीज़ों में कमांड आनी चाहिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको। तो उन प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखें तो माइग्रेंट जो पॉपुलेशन होती है, जो अपने स्टेट को छोड़ करके जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इन डिमांड्स को फुलफिल करते हैं। अगर आप इस तरीके से आप रोकोगे उन माइग्रेंट्स को, तो वो तो कहीं ना कहीं एक एडवर्स या फिर एक कहते हैं ना आत्मघाती गोल साबित हो सकता है। ठीक है, अब होता क्या है कि सरकार एक आर्ग्यूमेंट देती है कि गवर्नमेंट इस तरीके के ऑर्डर क्यों देती है।
वो ये कि कैसे भी करके जो लोकल लोग हैं उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कि माइग्रेंट्स जो हैं वो ज़्यादा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो लोकल लोगों को जगह नहीं मिलती है जॉब्स में। बट रियलिटी क्या है, जैसे कि गुजरात में अभी एक ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा भी होगा कि लास्ट ईयर एक केस आया था जिसमें एक छोटी बच्ची के साथ में रेप किया गया था, एक माइग्रेंट ने रेप कर दिया था छोटी बच्ची के साथ में। तो उस केस को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक ओपिनियन को एक तरीके से डायरेक्ट किया गया था कि माइग्रेंट्स को यहाँ से निकालो। बट रियलिटी ये है, जो एडवांस्ड जो स्टेट्स हैं वहाँ पर लेबर में, जहाँ पर वही बात है जहाँ उनकी डिमांड होती है, उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए माइग्रेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर आप उनको वहाँ से भगा दोगे तो आपकी इकोनॉमी के लिए भी हार्मफुल है और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी हार्मफुल है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो ये ह्यू एंड क्राई फैला हुआ है कि भाई डोमिसाइल कोटा अपने को फिक्स करना चाहिए, 85% तो जॉब अपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो गुजराती हैं उन्हीं के लिए सेव करना चाहिए। बट रियलिटी क्या है कि गवर्नमेंट डेटा ये शो कर रहा है कि 2017 में लगभग 92% प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स थी वो लोकल्स ने ही एक्वायर कर रखी थी। तो ये फालतू की बातें हैं जिनको लेकर के ये प्रॉब्लम आगे बढ़ाई जा रही है। अब देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल से क्या है। आर्टिकल 16 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 मतलब क्लॉज 2 ये कहते हैं कि सबको आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे, और साथ में स्टेट को इस चीज़ से भी रोकता है कि वो प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रेजिडेंस के बेसिस पे कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन करे। तो आर्टिकल 16 भी बोलता है कि ये जो गवर्नमेंट का कदम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का वो गलत है। दूसरा 16(2) को अगर देखें तो किसी भी सिटीजन को केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के बेसिस पे आप अनएम्प्लॉय मतलब एक तरीके से इनएलिजिबल नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में। तो ये दोनों प्रोविजंस हैं वो कहीं ना कहीं गारंटी प्रोवाइड करते हैं इक्वालिटी की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो इनके अगेंस्ट में जाता हुआ दिखता है ये सरकारों का कदम। तो जबकि इनेबलिंग प्रोविजंस भी यहां पर है, जो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो ये बोलता है कि पार्लियामेंट जो है अगर वो प्रिस्क्राइब करे बाय मेकिंग अ लॉ, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना करके प्रिस्क्राइब करे तो ये चीज प्रोवाइड की जा सकती है कि पर्टिकुलर स्टेट में उसके रेजिडेंट्स को ही जॉब एक तरीके से ऑफर की जा सकती है। तो ये पावर केवल सोलली पार्लियामेंट के हाथ में ही है, स्टेट लेजिस्लेचर के हाथों में कुछ नहीं है। तो पार्लियामेंट कर सकती है ये चीज, ठीक है। तो इनेबलिंग भी है तो वो भी पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो इस तरीके से भी ये कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट या फिर एक तरीके से अपने डोमेन से बाहर निकल करके गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने ये डिसाइड किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों प्रोहिबिट करता है इस तरीके की रिजर्वेशन को, जो कि डोमिसाइल या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे रिजर्वेशन देने की बात करता है। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था तो इंडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का, और साथ में जो इंडिविजुअल प्रिंसिपैलिटीज़ थी, अलग अलग राज्य राजवाड़े थे, लगभग 550 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उनको इंटीग्रेट करना, और साथ में हमारा जो इंडियन सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सैलिटी, कि हमारे स्टेट्स की सिटीजनशिप नहीं होती है, हमारे इंडियन सिटीजनशिप इकलौती होती है। तो वो दोनों जो आइडियाज़ थे और जो स्ट्रगल किया था इनिशियल इंटीग्रेशन के टाइम पे, वो दोनों कहीं ना कहीं हमें कंपेल करते हैं कि हम कॉमन सिटीजनशिप की तरफ जाएं, जिसमें कि लिबर्टी ऑफ मूवमेंट भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता दिखाई देता है। तो आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी स्टेट में ये क्वालिफिकेशन नहीं सेट कर सकते हो जिसमें कि प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस को आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स कर रखा हो। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन है ये जो है फिक्स किया हुआ है कि इस तरीके के कदम नहीं लिए जा सकते हैं इंडिया में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियसली बहुत सारे वर्डिक्ट आए हैं जिनमें इस तरीके के जो सन्स ऑफ द सॉइल, जो नेटिविज्म का कॉन्सेप्ट है, उसको स्ट्राइक डाउन किया है। 1984 में डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के कदम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में 1995, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने
स्ट्राइक डाउन किया था जब 5% एक्स्ट्रा वेटेज देने की बात की थी लोकल्स को एग्ज़ाम में, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, उसको भी। ऐसे ही 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट करार किया गया था जब गवर्नमेंट टीचर्स की अपॉइंटमेंट में पर्टिकुलर राजस्थान के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देने की बात की गई थी। सिमिलरली 2019 में जो रिसेंट ये लेटेस्ट है ये केस, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था, जिसमें यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में ओरिजिनल रेजिडेंट के नाम पे प्रेफरेंस देने की बात की थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको स्टक डाउन किया है। तो कहने का मतलब जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है वो डेफिनेटली देखो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा कि ये चीज़, पहले तो हाई कोर्ट के बाद में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, अब तक तो पिटीशन लग चुकी होगी इस चीज़ पे। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इससे संबंधित बहुत से वर्डिक्ट दिए जा चुके हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अपनी लोकल्स के लिए रिजर्व रखते हैं जॉब्स को। तो वो कैसे पॉसिबल है? जैसे कि अपन ने देखा कि आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है, उसमें पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए लोकल्स के लिए जॉब इंश्योर करने के लिए रिजर्वेशन फिक्स कर सकता है। तो उस केस में पार्लियामेंट ने द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट ये पारित किया हुआ है, जिसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। एक सेकंड, ओके, उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो हैं ये स्टेट्स वो स्टेट है जहां पर लोकल्स को रिजर्वेशन अवेल किया हुआ है अंडर द आर्टिकल 16(3), और वो जो है वो इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू दिया हुआ है। क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया, आंध्र प्रदेश का केस बताऊं मैं आपको, ये वो है जब आपने इंडियन पार्लियामेंट में एक पारित रेजोल्यूशन पास करवाया गया, उस रेजोल्यूशन के बेसिस पे इस केस को, आंध्र प्रदेश के केस को, रिजर्वेशन वाले केस को, जो नेटिव्स के लिए है, क्लास 3rd और 4th के लिए जहां तक मुझे पता है इसमें, उसको पुट कर दिया गया था शेड्यूल 9 में। और शेड्यूल 9 अपने आप में बहुत बार क्वेश्चंस में आती रहती है कि उसको रिव्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट के एम्बिट में आता है कि। तो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे ये है कि शेड्यूल 9 कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बेसिस पे रिव्यूएबल है, मतलब जो रिव्यू की पावर है कोर्ट की वो वहाँ पर अप्लाई होती है। इसी तरीके से आप देखोगे कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दे रखा है आर्टिकल 370 में, ABCDEF ऐसे करके पूरा सीक्वेंस है। आंध्र प्रदेश को जो है वो पर्टिकुलरली दिया हुआ है सेक्शन 371 के D क्लॉज में, ठीक है, ये आर्टिकल है उसमें, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द लोकल कैडर का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। ऐसे ही उत्तराखंड में भी क्लास 3 और क्लास 4 जॉब के लिए लोकल्स के लिए रिजर्व सीट रखी गई है। तो कहने का मतलब यहाँ पर पूरा ये है कि इंडिया में अभी प्रॉब्लम चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो एफर्ट होनी चाहिए कि इस चैलेंज को कैसे भी करके हम टैकल करें। नेटिविज्म जो है वो एक सॉल्यूशन नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीवेट कर देगा परिस्थितियों को, जहाँ पर एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बनता जा रहा है स्टेट्स के बीच में, स्टेट आइडेंटिटीज़ को लेकर के। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को ओवरकम करना चाहिए और साथ में ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ग्रोथ इंश्योर हो सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ऐसे कदम जो है ना आप नेटिविज्म की तरफ जा रहे हो, वो तो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा तो वो घाटा ही है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, लेस टैक्सिंग ऑन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन कैबिनेट ने डिक्लेयर किया है कि अभी आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, आईबीपीएस, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए अब जो 3 लेवल पे आप एंट्रेंस कंडक्ट कराते हो, जिसमें फर्स्ट होता है प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू बेसिस पे। तो ये जो प्रीलिम्स वाला जिसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, वो एग्ज़ाम अब ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी। इसके लिए केवल एक कंबाइंड एग्जाम कराया जाएगा इन तीनों सेगमेंट्स के लिए, आरआर रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए और एसएससी के लिए। तो ये कदम अभी उठाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और वो जो एग्जाम होगा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसको बोल दिया CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अच्छा कदम बताया गया है। तो बेसिकली अपन ये देखते हैं कि अनाउंसमेंट हुआ कब था।
देखो, जब बजट स्पीच चल रहा था अभी फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर का, जो निर्मला सीतारमण अभी करंटली, तो उन्होंने ये बोला था कि हम एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करेंगे, एक एजेंसी बनाएंगे, और जिसका नाम अभी क्या कर दिया, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा कि इसके चेयरमैन जो हैं वो तो रहेंगे, इसको हेड किया जाएगा एक चेयरमैन के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी लेवल के होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी लेवल के होंगे। साथ में इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे। देखो, रेलवे का है रिलेशन, तो रेलवे मिनिस्ट्री के, बैंकिंग से रिलेटेड काम हो रहा है तो फाइनेंस से रिलेटेड संबंधित जो भी होंगे पर्सनल्स वो होंगे, और एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के भी पर्सनल्स इस बोर्ड के मेंबर होंगे, इस एजेंसी के मेंबर होंगे। अब देखते हैं कि ये फंक्शन क्या करेगी। तो फंक्शन आपने देखा ही, एक कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी वेरियस रिक्रूटमेंट के लिए, पर्टिकुलर किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और उस एग्जाम को बोल दिया जाएगा क्या, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखते हैं ये करवाई कैसे जाएगी। देखो, साल में 2 बार ये एग्जाम करवाई जाएगी, सीईटी जिसको बोला गया है, और ये जो एग्जाम है ये 3 लेवल पे कंडक्ट होगी, 3 लेवल्स पे, जैसे ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी 12th पास के लिए, और एक मैट्रिकुलेट मतलब 10th पास के लिए। ठीक है, तो 3 लेवल पे ये एग्जाम होगी। साथ में इस एजेंसी के बाद में प्रेजेंट जो अभी रिक्रूटमेंट कंडक्ट की जा रही है, जो एग्जाम अभी हो रही है वो कराई जा रही है आरआरबी, ये आईबीपीएस और एसएससी के द्वारा, तो वो भी अपने आप में एक तरीके से डिसमेंटल नहीं हो रही है या अबॉलिश नहीं की जा रही है। ये इंस्टीट्यूशन भी अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करते रहेंगे, ये भी कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, होगा क्या कि ये जो सीईटी का जो स्कोर आएगा वो कहीं ना कहीं इनके लिए, जो मान लो जिन लोगों का स्कोर कट ऑफ से ऊपर चला गया, और कट ऑफ फिक्स की हुई है आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी ने अपनी अपनी सेपरेट, कि भाई सीईटी स्कोर इतना होगा तो अब आप मेंस एग्जाम दे पाओगे। तो किसी ने मान लो आईबीपीएस ने 50% मार्क्स की कट ऑफ सेट कर दी, तो आईबीपीएस जैसे ही एक स्टूडेंट है ए, उसके 50 से ज़्यादा अगर परसेंटेज आ जाते हैं तो वो क्या करेगा, आईबीपीएस की मेंस की एग्ज़ाम दे पाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा उसमें जो स्पेशलाइज्ड टायर मतलब टीयर नंबर 2 और 3, जिसमें टीयर नंबर 2 मतलब मेंस हो गया और फिर बाद में 3rd हो गया इंटरव्यू। तो इस तरीके से फर्स्ट लेवल पे ही केवल ये सीईटी एग्जाम कंडक्ट होगा, बाकी 2nd और 3rd लेवल पे तो जो अभी स्पेसिफिक काम होते हैं आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी के अपने अपने खुद के डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो एज इट इज बने रहेंगे। तो कहने का मतलब केवल स्क्रीनिंग, जो एक नॉन सीरियस कैंडिडेट आउट करना, समझ रहे हो, तो वहां पर ये एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब एनआरए की जरूरत क्या है। देखो, ज़रूरत यह है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो तीनों एग्जाम्स के लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है, अलग अलग सेंटर्स पे जाना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से अलग अलग एग्जाम्स को कंबाइन करेंगे तो एक मास लेवल पे कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन आ पाएगा। दूसरा, कैंडिडेट्स को केवल एक बार फीस देनी पड़ेगी, उस फीस के बेसिस पे ही जैसे ही सीईटी में अच्छा स्कोर वो कर लेता है तो फिर वो आदमी अपने हिसाब से आईबीपीएस के लिए भी परस्यू करना चाहे तो कर सकता है, एसएससी के लिए भी और आरआरबी के लिए भी। मतलब एक एग्जाम पास करो और एलिजिबल हो जाओ आप 3 सेक्शंस के लिए। तो कहने का मतलब आप एक तरीके से जो खर्चा ज़्यादा होना था, टाइम कंजम्पशन, फालतू में जो बर्डन था, मेंटल जो स्ट्रेस थी स्टूडेंट्स की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म करने का टारगेट किया गया है। बट अभी कुछ इश्यूज़ हैं, अभी कुछ बातें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी जो आप बात करोगे ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स की, अगर बात करें उसके शेयर की, और उसमें भी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्गेनाइज सेक्शन जो है और उसमें शेयर देखें तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। जैसे कि अपने को ऑलरेडी पता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कितना है इंडिया में, केवल 15%, और उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो लगातार घटता जा रहा है। तो इस केस में अगर आप नई पोस्ट निकालते हो जबकि प्रीवियस वैकेंसीज को आपने फुलफिल नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो पहले इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि आपने ये करवा तो दिया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट आप ये जो कुछ भी कर रहे हो उससे पहले आप जो इश्यूज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनको हैंडल करो, कि प्रीवियस वैकेंसीज को फिल करो, फिर नई पोस्ट निकालो।
पर होता क्या है, बैक टू बैक नई नई पोस्ट निकाल देते हैं, जबकि प्रीवियस वैकेंसीज को, आज वैकेंसी अगर निकलती है 2020 में तो फुलफिल करने में 3-4 साल लगा देते हैं। तो एस्पिरेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। साथ में आपने प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी कदम बढ़ाने शुरू कर दिए, जैसे कि रेलवे का भी कोर रेलवे सर्विसेज में आप धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हो, तो वैसे ही गवर्नमेंट जॉब्स तो वैसे ही कम आएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि इश्यूज बहुत सारे हैं। एक तो वैकेंसीज आप टाइम पे फुलफिल करो, और गवर्नमेंट के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन आप ज़्यादा कर रहे हो उसके लिए फिर कहीं ना कहीं आप नई एजेंसी बना रहे हो, तो कहीं एक्सपेंडिचर तो नहीं बढ़ जाएगा ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटर के अंडर में रेलवे और डिफेंस, ये दो बड़े सेक्टर हैं जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लगभग 14% को कवर करते हैं। समझ रहे हो, डिफेंस और रेलवे मेन है जो एक तरीके से सेंटर में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बचे हुए 86% पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आता है जी? वो आता है स्टेट्स से। तो स्टेट्स का भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जो आप रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हो उनकी एक वाइड रीच होनी चाहिए। स्टेट लेवल की एग्जाम्स हैं उनको भी आपको कवर करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको भी कहीं ना कहीं टैकल करो, ठीक है। साथ में एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और पब्लिसिटी होना चाहिए, लोगों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम का कंडक्शन किस तरीके से होगा। और ये जो ओपन कंपटीशन है ये कहीं ना कहीं टारगेट करना चाहिए कि जो डिस्क्रिशन है, जहां पर नेपोटिज्म की बात आती है, करप्शन की बात आती है, उसको आप एलिमिनेट कर पाओ। तो ये टारगेट आपको इंश्योर करने की ज़रूरत है। साथ में आपने जैसे कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट सीईटी बनाई है और वो भी एनआरए के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, तो ये डेफिनेटली बात क्लियर है कि ये डिले को कम करेगा, साथ में ट्रांसपेरेंसी को भी बूस्ट करेगा, और साथ में वाइडर एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर पाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें बैठ पाएँ। तो ये अच्छी बात है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत है, और ये मॉडल कहीं ना कहीं ये जो अभी लेके आए हो आप, ये इंश्योर भी कर सकता है कि एक स्पीड बार जो है, स्पीड जो बहुत कम रहती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, एफिशिएंसी बहुत वीक है, इंटीग्रिटी जो आप इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हो वो बढ़िया से बढ़िया एक मॉडल के तौर पे इस चीज़ को डेवलप करो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आर्टिकल अपना कंप्लीट होता है। थर्ड आर्टिकल देखते हैं अपन, नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑन पीएम केयर्स फंड। जो पीएम केयर्स फंड शुरू किया गया था कोविड-19 आउटब्रेक के टाइम पे, तो यहाँ पर आर्टिकल है और थोड़ा सा डिटेल में बेसिक भी यहाँ पर ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया है अपना पीएम केयर्स फंड से रिलेटेड। वो क्या था कि एक पिटिशन लगाई गई थी एनजीओ के द्वारा। वो एनजीओ का नाम क्या था? सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दो कि ये जो पैसा आ रहा है पीएम केयर्स फंड में उसको ट्रांसफर कर दिया जाए एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, ठीक है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में स्टैब्लिश किया हुआ है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और साथ में ये मना, और क्या क्या जजमेंट में हाइलाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने रिफ्यूज कर दिया कि जो पीएम केयर्स फंड है उसको हम एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने को अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज दीज टू आर एंटायरली डिफरेंट, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी इनके डिफरेंट है, पर्पस भी डिफरेंट है, इसलिए इनका पीएम केयर्स का जो अमाउंट है वो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, पीएम केयर्स फंड जो है वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है। यहां पर कोई ओकेजन नहीं बनता है पब्लिक चैरिटेबल, जब चैरिटी आ जाती है जहां पर बजट का कोई रोल नहीं आ रहा, गवर्नमेंट के बजट से या गवर्नमेंट के ट्रेजरी से जब कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो उस केस में कैग की ऑडिटिंग भी यहां पर जरूरी नहीं होती। तो ये चीज भी मना कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा, कोर्ट ने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया कि जो कोविड-19 के लिए एक नेशनल प्लान बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसको भी आप अलग से या फिर उसको भी आप अलग से डील नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है वो बिल्कुल सही किया है, ये चीज बताई सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने, वो ये कहा
कि आप किसी भी तरीके से एक स्टैट्यूटरीली प्रोहिबिट नहीं कर सकते इंडिविजुअल्स को कि वो एनडीआरएफ में कंट्रीब्यूट करें। कहने का मतलब ये है कि अगर पीएम केयर्स में लोगों ने वॉलेंटरीली अगर डोनेट किया है चैरिटेबल फंड के अंडर में, तो वो तो एनडीआरएफ में भी किया जा सकता है, तो लोगों को मना थोड़े ना किया है। तो सेक्शन 46 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, जो सिटीजन्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो यहां पर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो दोनों को मर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। साथ में कोर्ट ने यह भी डिक्लाइन कर दिया कि आप मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ को डिफाइन करो, कि गवर्नमेंट को यह कहो कि आप कम से कम इतना तो करोगे ही सिटीजन्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज भी मना कर दी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कुछ भी गाइडलाइंस, जो भी नेसेसरी गाइडलाइंस इशू की है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सेक्शन 12 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में की है, जो कि ऑलरेडी अंडर द कंडक्शन है। तो कहने का मतलब हर तरीके से पिटीशन को डिस्कार्ड कर दिया। अब बात करते हैं कि इतना कुछ होने के बाद में भी क्या इशू आ रहा है। देखो, ये अपने आप में एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के फॉर्म में क्रिएट किया गया है पीएम केयर्स, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ ने डोनेट किया है, और कुछ लोगों ने तो ये क्लेम किया है कि हमारी सैलरी में से डिडक्शन कर लिया विदाउट एनी एक्सप्लिसिट कंसेंट, कि आपकी सैलरी में से पैसा काट लिया गवर्नमेंट ने और बिना आपसे पूछे। तो ये एक चीज़ आती है कि आपने सैलरी में से पैसा काटा है बिना पूछे, तो कहने का मतलब सैलरी कहाँ से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब वहाँ पे ये सवाल उठता है। दूसरी चीज़, पब्लिक सेक्टर यूनिट या फिर कोई भी प्राइवेट एंटिटी अगर डोनेट कर रही है इस पर्टिकुलर फंड में, तो उसको गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया कि आपको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं ना कहीं आपको छूट दे दी जाएगी। जो 2% का टारगेट 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके अंडर में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें एक थोड़ा सा एग्जम्पशन दिया है। तो इस चीज़ पे भी कहीं ना कहीं राइटर सवाल उठा रहे हैं कि सीएसआर तो पहले से एग्जिस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है वो है, उसको अगर यूज़ कर रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन। साथ में ये कह रहे हैं कि पहले एक गवर्नमेंट पैनल ने राइटली सजेस्ट किया था कि भाई अगर आप एक चीज के लिए 2 बेनिफिट दे रहे हो, दैट मीन्स कि टैक्स मतलब छूट दे रहे हो, टैक्स में टैक्स एग्जम्पशन दे रहे हो और उसके डबल बेनिफिट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये रिग्रेसिव इंसेंटिव है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर टैक्स एक तो डबल 2 बार आप टैक्स लगाओ और वो भी फेयरली, ठीक है, तो उससे क्या होगा? रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होगा, रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होगा, पब्लिक फंड्स ज़्यादा लार्ज होंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा होंगे। जबकि आपने एक चीज करने से दूसरी चीज माफ कर दी, तो उस केस को आप कैसे कंसिडर कर सकते हो सीएसआर के अंदर? अगर फिर भी ऐसा करते हो तो सीएसआर को और भी एम्बिट के अंदर आता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। साथ में अभी तक जो देखने वाली बात है वो ये है कि इस फंड में जितना कुछ भी अमाउंट कलेक्ट हुआ है उसका क्लियर ब्रेकअप अभी भी गवर्नमेंट ने रिवील नहीं किया है कि किस तरीके से तो आए हैं पैसे और कितना खर्चा हो चुका है और किस किस सेगमेंट में खर्चा कर रहे हो। हाँ, एक चीज भले ही कर दी कि 3100 करोड़ रुपए अभी तक सैंक्शन किए गए हैं वेंटिलेटर्स या माइग्रेंट वर्कर्स के जो इश्यूज हैं उनकी वेलफेयर को इंश्योर करना और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। बाकी इसके अलावा अभी तक भी गवर्नमेंट ने कुछ भी चीज डिस्क्लोज नहीं की है। साथ में अपन देखें, अभी कोविड-19 को कंट्रोल करने में स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट के ऊपर पहली लायबिलिटी बनती है। तो जो केसेस हैं अभी करंट, वो लगभग 28 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 29-30 लाख के लगभग बढ़ चुके हैं और 54,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। तो जो स्टेट्स के रिसोर्सेज हैं उन पे ज़्यादा स्ट्रेस है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट्स को भी आपको साथ में लेना चाहिए और उनको भी फंड देना चाहिए, ठीक है। साथ में कम से कम आरटीआईज की रिक्वेस्ट को तो फुलफिल करना ही चाहिए कि जिससे अपन ये चीज़ बता सके कि फंड कहाँ से आया है, फंड कहाँ को जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी ये बहुत सारे इश्यूज हैं, इनको अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कहने का यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ बोलते हैं और वो बोल के कंक्लूड करते हैं राइटर कि अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है वो जो डोनेशन है उसको पब्लिसाइज करे और साथ में एनडीआरएफ के मतलब
अकाउंटेबल बने एनडीआरएफ के टुवर्ड्स और एनडीआरएफ को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाए। इससे क्या किया जा सकता है, एनडीआरएफ में अगर पैसा जाता है पीएम केयर से तो एनडीआरएफ से क्या होता है, फंड स्टेट्स की तरफ भी जाता है। अब पीएम केयर तो क्या है, एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये काम करवा दिया। अब पैसे आ गए तो वहाँ पर स्टेट्स का कोई स्टेक नहीं है, जबकि उनके पास में फंड तो गया है। तो स्टेट्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं लाइबिलिटी बन रही है, कोविड-19 के प्रेशर ज़्यादा है, तो उसको भी अपने को टैकल करने की ज़रूरत है और स्टेट्स को भी हेल्प मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।